इज़ वेलकम टू माय वीडियो। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 फिज़िक्स का, हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन। तो इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा ही कॉन्सेप्ट है, जैसे बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स और न्यूटन के 3 लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ मतलब फोर्स के बारे में बता रखा है इसमें। हाँ, और फोर्स की डेफिनेशन करनी है हमें। तो ये रही हमारी एंड एक्सरसाइज, ये भी आती है एग्ज़ाम में, देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम में ये भी आती है। तो अभी हम शुरुआत से हम चैप्टर करेंगे, तो चलो करते हैं। तो पहला हमें दे रखा था कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में कुछ नहीं होता है, मतलब इसमें हमें बस बता रखा है कि फोर्स की मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसमें एग्जांपल दे रखे, जैसे जो किकिंग है बॉल, ये लड़की है, ये किक कर रही है बॉल को, तो इसका जो ये जो फोर्स यूज़ कर रही है उसे हम कह सकते हैं मस्कुलर फोर्स। और जो बॉल पे हमारे वो है फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स है। और जो स्ट्राइकिंग है बॉल में, क्या कह सकते हो तुम, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं ना उसमें, तो हमारा मस्कुलर फोर्स होगा। स्क्वीजिंग है मेलन, हम फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस वो भी मस्कुलर फोर्स ही होगा इसमें। और हमें इम्पोर्टेंट क्या बता रखा है और इसमें बता रखा है कि फोर्स क्या है। फोर्स इज ए पुश और पुल, जिससे कि जो चेंज इन विच कॉज चेंज इन शेप और डायरेक्शन। बस यही है, ये तो मैंने खुद से बनाई है, मतलब बनाई नहीं है, याद थी मुझे, मैंने बस बोली है। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारी फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ जो फोर्स है वो न्यूटन होती है। और मेजरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, मेज़र कैसे करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, मैग्नीट्यूड है उसे हम स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, मतलब वो मेज़र। तो ये रहा उसका डायग्राम स्प्रिंग बैलेंस का, आप देख सकते हैं। मतलब इसमें दो होते हैं शायद से इसके, एक न्यूटन और एक मास का होता है। ये न्यूटन और मास का होता है, जिसमें से डिवाइड करना होता है हमें इन दोनों को, शायद यही होता है क्योंकि। तो अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस फोर्स लाइक हम कैसे बताऊँ, ठीक है। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें दो साइड से फोर्स लगता है, अपोजिट दो, जैसे एक इंसान है, ठीक है, वो एक जगह खड़ा है, तो मतलब मैं दिखा ही देता हूँ आपको। जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है, और ये दूसरा इंसान है, ठीक है। ये यहाँ से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी यहाँ से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसकी जो नेट फोर्स निकलेगा, ठीक, लाइटिंग बड़ी जल्दी आ रही है मेरी, अभी फ़ोन में, हाथ में फ़ोन भी तो है। तो अभी जो हमारे नेट फोर्स निकलेगा वो निकलेगा 0। क्यों? क्योंकि हमने इसको इससे माइनस करा है, मतलब माइनस करा है दोनों को, ठीक है। पर अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स में जैसे ये है 3, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस में 3 इक्वल्स 4 माइनस में 3 इक्वल्स टू में 1, तो हमारी नेट फोर्स हो गई, ठीक है। तो जो हमारी नेट फोर्स होगी वो 1 हो जाएगी, इसे कहते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अभी मैं और समझाऊंगा, ठीक है। जो हमारा लाइक बैलेंस फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और दोनों जो हमारा फोर्स लगाया जाता है वो सेम क्वांटिटी का होता है। पर अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो वो भी अपोजिट साइड में लगता है, पर उसकी जो क्वांटिटी होती है एक साइड से ज़्यादा लगती है और एक साइड से कम लगती है। जैसे तुम इसका एग्जांपल ले सकते हो टग ऑफ वॉर में, कि जैसे कोई टीम है, टीम एस और टीम ए, ठीक है। तो इसे हम टीम एस देते हैं और इसे हम ए देते हैं। जो टीम एस है, अगर उसने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो जीत जाएगी, पर अगर टीम ए ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो जीत जाएगी। यहाँ पे पहले दिखाया था कि दोनों सेम फोर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये बैलेंस फोर्स है। पर उसके थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, जो हमारी एस टीम थी उन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया, जिस कारण से ये इधर को खिसक गए, ठीक है। इसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, और एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको मैं उसका, किसका,
अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स का। तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और दूसरी साइड उसके दोस्त है, ठीक है। तो दोनों टेबल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ने लगाया 3 न्यूटन का फोर्स और एक ने लगाया 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो जो ए था उसने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो बी था उसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसमें क्या होगा, जो 4 न्यूटन वाला जो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो जो ए की तरफ उसे पुश कर देगा, ठीक, क्योंकि उसका जो फोर्स जो वो लगा रहा है, फोर्स जो लगा रहा है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो 4 न्यूटन है और 3 न्यूटन कम होता है, आपको पता ही होगा। तो अगला हम पढ़ेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफन ओवरलुक बट ऑलवेज प्रेजेंट। इसमें मैं कुछ नहीं बता रखा है, इसमें बता रखा है कि जैसे ये लड़की है, अगर ये कम जो फोर्स लगाएगी तो जो इसका मतलब जो ये फोर्स लगा रही है उसका जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होगा, जो बॉक्स का मैग्नीट्यूड है मतलब उससे ज़्यादा नहीं लगा पाए, मतलब हिला ही नहीं पाएगी, उस ईजी है, ठीक है। पर अगर इसने ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये बॉक्स को हिला देगी, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को क्या ही पढ़ोगे तुम। और जो मैंने आपको स्प्रिंग बैलेंस बताया था कि मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट देखो दिमाग में नहीं था, तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, स्प्रिंग बैलेंस ये रही है, मतलब ये रहा, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे मीट द साइंटिस्ट, क्या पता तुम्हारा ये भी आ सकता है ना, क्योंकि ठीक है। इन एशियन टाइम इट वाज वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट ए फोर्स वाज रिक्वायर्ड टू मूव, क्या पढ़ना है इसे, चलो मैं तुम्हें इजीली और हिंदी में बताता हूँ। चलो इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब जो हमारे गैलीलियो गलीली थे, उन्होंने क्या करा था, मतलब जो उस टाइम के लोग थे कि वो मानते नहीं थे कि अगर कि जो एक चीज़ है, जैसे ये पेन है, ये पेन को मैंने धक्का दिया, ठीक है, वो आगे गया तो ये रुका है ना, तो वो मानते थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कंडीशन ही नहीं हो सकती जिसमें ये पेन चलता ही रहेगा। पर जो हमारे ये वाले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फाइंड करा कि अगर हम मोशन के जितने भी इम्प्लीमेंट हैं उन्हें हटा दें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगा। और इन्हें तो आप जानते हैं, जिनके सर पे सेब गिरा था, है ना, ये है हमारे आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या करा था, भाई, इन्होंने 3 लॉ ढूंढे थे हमारे लिए, ठीक है। इन्होंने वर्ड इनर्शिया भी ढूंढा था, जिसका मतलब फर्स्ट लॉ होता है, मतलब हाँ, फर्स्ट लॉ इनर्शिया ही होता है। और इन्होंने अलोंग विथ दिस न्यूटन प्रेजेंट 2 और मोर लॉ, इन्होंने बस ये बता रखा है कि इन्होंने 2 मतलब 3 लॉ थे ना इनके टोटल, मतलब टोटल नहीं, मतलब 3 लॉ थे इनके। तो इन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा लॉ 1687 में इन्होंने वो करे थे, लोगों के आगे लाए थे। और इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें मतलब ये इजी है, सेकंड लॉ थोड़ा हार्ड है, बाकी तो थर्ड लॉ तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इसे छोड़ो मैं बताता हूँ। इसमें ये दे रखा है कि अगर कोई चीज़ है ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये यहीं पे रखा रहेगा जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो जैसे मैं हूँ, मैंने इसे धक्का दे दिया तो ये इसके बाहर से आया ना फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड दैट आर एक्सर्टेड बाय द फोर्स विच आर एक्सर्टेड आउट बाय आउटसाइड द क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, तो मेरी पहली वीडियो है ना, मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है। और इसमें वो लिखा है कि एक चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना है, ठीक है। जैसे मैं ये हूँ, ये कर रहा हूँ, वो चलता रहेगा, ठीक है। मतलब ये है कि मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जैसे गाड़ी चल रही है, तुम गाड़ी को चलाते रहोगे तो चलती रहेगी ना, जब तक तुम ब्रेक नहीं मारोगे तब तक वो रुकेगी, ये बताओ। इसमें तो है नहीं ब्रेक,
ब्रेक, तो मैं मानता हूँ ये रुक जाएगी, क्योंकि मोशन के बहुत सारे मोशन, ग्रेविटी, वो नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, इसे रोकेगा ही। ऐसी कोई मतलब ऐसे हो तो नहीं सकता ना कि ये रुके ना। अगर नहीं होता तब तो मैं मान भी लेता, हाँ चलो ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं बता रखा है, इसमें बता रखा है जो चीज़ रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, जो मोशन पे है वो मोशन में रहेगी, ठीक है, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। चलो, एक बच्चा है मानो, ठीक है, उसने अपना टॉय रख दिया एक जगह, जैसे मेरा ये टॉय समझो, मैंने इसको बुक के ऊपर रख दिया और मैं चले गया कहीं खाने ऊने या फिर पानी पीने चले गया, ठीक है, ठीक है। फिर मैं वापस आऊँगा तो मैं उस जो मेरा खिलौना है मैं उसी जगह पे देखूंगा ना उसे कि मैंने वहाँ रखा था। और अगर मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगा वो, तो मैं किसी और से पूछूंगा कहाँ तुमने लिया, तुमने लिया, तुमने लिया। तो उस बच्चे को भी पता है कि मैंने जहाँ पे जो चीज़ रखी है वो वहीं पे रहेगी, है ना। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मतलब कोई ले लेगा तभी हिल सकता है वो, ऐसे तो हिल नहीं लेगा नहीं। तो बस ऐसे ही हमारा ये एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। सेकेंड लॉ थोड़ा हार्ड है, ये मेरे भी सर के ऊपर से गया था, कोई बात नहीं, अगर मेरे से नहीं समझाया जाएगा तो मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा इस पर। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या ही कहता है, क्या कहता होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि जैसे कि अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी ना। अगर हमारा टाइम बढ़ेगा, कैसे बताऊँ तुम्हें मैं? सीट बेल्ट का एग्जांपल दूँ क्या? चलो सीट बेल्ट का देता हूँ। जैसे कि तुम जा रहे हो गाड़ी में, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ये गाड़ी है, तुमने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी, तो ये गाड़ी जब आगे टकराएगी तो तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और तुम्हारा सर आगे को धम लगेगा, ठीक है, तुम्हें चोट लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर अगर तुमने सीट बेल्ट पहनी होगी तो जो सीट बेल्ट होगी वो तुम्हें पीछे को खींचेगी, पर तुम्हें लगेगी, ऑब्वियस है। जो अगर जैसे तुम सीट बेल्ट रोकने की कोशिश करेगी ना तो टाइम बढ़ेगा और वेलोसिटी घटेगी, जिस कारण तुम्हें कम चोट लगेगी, ठीक है, समझे। इसे हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। जैसे कि तुम्हें एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे। क्या बताऊँ, हाँ चलो याद आया। जैसे कि यही एग्जांपल ले लो तुम, इन्फ्लेटेड एयरबैग इन व्हीकल। क्या करेगा, ये नहीं होगा, ये जो गद्दा सा है एयरबैग, अगर ये नहीं होगा, जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, सीट बेल्ट भी नहीं पहनी तुमने, चलो ठीक है, तो अगर एयर बैग तुम्हारे इसमें होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये है कुशन मतलब सॉफ्ट चीज़ें, ठीक है, तो तुम इस पर जैसे ये कंप्रेस होगा ना तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, टाइम, हाँ, क्योंकि टाइम को हमारे वो कर देगा, टाइम इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जब जैसे तुम्हारा एयर बैग नहीं खुलेगा तुम धम आगे जाके गिरोगे अचानक से, ठीक है, और तुम पे टाइम भी नहीं होगा कि तुम बच पाओ, ठीक है। अब कौन ही बच पाएगा, ठीक है, इतना ही तेज खतरनाक होता है एक्सीडेंट। तो अगर तुम्हारा एयर बैग नहीं खुला और तुम्हारा सीधे जाकर धम पे लगे तो तुम्हें ज़्यादा चोट लगेगी, समझ में आया, यही समझो। और अगर एयर बैग खुल गया, खुलता ही है वैसे तो, और एयर बैग खुल गया तो तुम्हें कम चोट लगेगी, क्योंकि भाई वो कुशन है, वो टाइम इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी घटेगी तो तुम्हें कम चोट लगेगी ब्रो। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट को छोड़ो, तुम कुछ नहीं आने वाला एक्सपेरिमेंट से, बस ये जो तुम्हारे ये है ना थोड़े ये जो है इन्हें पढ़ लेना, मतलब मैं ही बता दूंगा, अभी पहले पूरा एक बार चैप्टर कर लेते हैं फिर करूँगा, और न्यूमेरिकल तुम्हें अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा वही दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते, कमेंट में बता दो। इसे हम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, छोड़ो, मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं खुद 9th में हूँ भाई, कुछ नहीं आता मुझे, हाँ। तो उसमें बस न्यूटन का सेकंड लॉ। एक और चलो एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट तो कभी तुमने खेला होगा या देखा तो होगा,
क्या करते हैं क्रिकेटर्स, जो मतलब फील्डर्स होते हैं, जब उन पे कैच आती है तो जब कैच पकड़ते हैं तो ऐसे दोनों हाथ हैं, ये एक हाथ मेरे सामने से लो, ठीक है, तो वो पीछे को ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे? अगर ऐसे पकड़ेंगे तो उन्हें चोट लगेगी ना। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो बॉल उन पे आ रही है, जिससे कि टाइम इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी घट रही है और उन पर कम चोट लगेगी। यहाँ ऐसे पकड़ेंगे ढप करके तो उनके हाथ में चोट लगेगी ना, वैसी लेदर की बॉल होती है वो, ठीक है। तो समझ में आया ना क्रिकेट के? तो समझ आया होगा यार तुम्हें, प्लीज़ यार। वैसे नहीं आया होगा तो मुझे पूछ लेना। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, तुम सबको पता होगा। एवरी मोशन एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें से? इजी वे में ना। चलो, रिकॉइलिंग ऑफ गन, धप। जैसे तुम बंदूक चलाओगे तो क्या होता है, तुम्हें एक झटका पड़ता है, झपैक, और वो इतनी तेज होता है ना, शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है, तो तुमने क्या करा, तुमने गन चलाई और उसका अपोजिट फोर्स भी है धप करके, तो तुम्हें जर्क लगाना एक झटका, ठीक है। और एक और है, जैसे कि तुम वो चला रहे हो, तुम चल रहे हो, चलो चल रहे हो, ये लो, ये तुम हो, ये चल रहे हो तुम, ठीक है, ये तुम चल रहे हो, ठीक है। तो जो तुम्हारे ये पैर है, तो ये तुम्हारे जो तुम्हारा ये पैर है, ये जो हमारा ग्राउंड है उसे पीछे को पुश कर रहा है, और जो ग्राउंड है वो हमें आगे पुश कर रहा है। इजी है भाई, बहुत इजी है, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। 2 मिनटों को। तो क्या है इसमें बस कि जैसे तुम पानी को, जैसे ये चप्पू दिख रहा है, चप्पू ऐसा कुछ तो कहते थे इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसे तुम पीछे को पुश कर रहे हो तो पानी तुम्हें आगे को पुश करेगा। तो ये है कि जैसे, चलो तुम एक समझो, सीधा साधा वो है, तो ये बोट है, तुम इस पर खड़े हो और दूसरे साइड ग्राउंड है, ठीक है। तो तुम्हें बोट से, मतलब तुम बोट से, ये है इंसान है, ठीक है। कहाँ गया मेरा पेन मेरा नीचे, जैसे ये हूँ मैं, ठीक है। तो ये बंदा है, ये बोट पे चढ़ा, ठीक है। तो इसने अपना पैर आगे रखा और ये देखो, ये जैसे ये है, ये आगे गया। अबे यार यहाँ नहीं होगा गाइस ये, ठीक है गाइस, ये है बंदा इंसान, ठीक है। इसने आगे को पैर रखा और ये पीछे को जा रहा है, ये देखो अपने आप पीछे को जाएगा। मतलब ये तो मैं खुद कर रहा हूँ, पर बोट में पीछे को जाएगा ना, क्योंकि तुम आगे को जा रहे हो और इसे पुश कर रहे हो, जो, और ये तुम्हें आगे को पुश कर रहा है। नहीं आएगा ना समझ में? मेरे को भी नहीं आ रहा है वैसे समझ में। तुम इजी सा ना वो लो एग्जाम्पल चलने का, बस चलने का एग्जाम्पल लो। तुम ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हो, ग्राउंड तुम्हें आगे पुश कर रहा है, इजी ब्रो। ये तो तुम चल रहे हो, चल नहीं कुछ नहीं। तो और क्या है इसमें, और शायद चैप्टर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट अंटिल नाउ यू स्टडीड न्यूटन एज अप्लाइड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट दीज। अरे यार 2 मिनट रुको, अब पढ़ना पड़ेगा पहले मुझे। फिर इसमें वही है कि ये अगर ज़्यादा करेगा तो ये कौन खींचेगा से, भाई अगर ये 1 न्यूटन का लगा रहा है, ये 2 न्यूटन का निकालेगा तो यही तो निकालेगा ना अपनी तरफ को, ये अपनी तरफ को खींच देगा आराम से। ये बॉक्स 1 जो मतलब जो यहाँ पे बंदा खड़ा है वो खींच देगा ना ऐसे, ये से अपनी तरफ को। तो वही है, ये वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, बस वही है ये। और इसमें इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, जो इनसाइड द ऑब्जेक्ट लगते हैं इंटरनल फोर्स, आउटसाइड द बॉडी उसे एक्सटर्नल फोर्स। इससे एग्जांपल देखते चलो। अबे चैप्टर ही खत्म हो गया रे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ये पेन था, ये अपने आप चल रहा था, मैंने इसे रोक दिया से, हैं चलेगा आगे, हैं ऐसे मैंने इसे रोक दिया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से लगाया है ना। और इंटरनल फोर्स जो अंदर से लगते हैं, खुद लगते हैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, 2 मिनट। इंटरनल फोर्स, सॉरी वो गलत था, कि नहीं, 2 ऑब्जेक्ट के मतलब किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उन्हें इंटरनल फोर्स कहते हैं।
तो पागल हूँ क्या? कैसे बताऊँ तुम्हें? मैग्नेट ले लो, साउथ पोल नॉर्थ पोल उसे वो करता है ना, रिपल करता है, बस ये थर्ड लॉ भी कहता है। बस तो अभी हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है शायद से। नोट्स बनाने को बोल देना कमेंट में, अगर बनाने का मतलब बोल देना, मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो अपनी कॉपी बंद कर दीजिए। चलिए आप पास हो जाएंगे। बाय।